बदलाव लाना ही व्यवस्था परिवर्तन है। तो सत्ता की संरचना क्या है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, ये 4 सत्ता की संरचना है, जिसको बोलते हैं पावर स्ट्रक्चर। जिसको क्या बोलते हैं? पावर स्ट्रक्चर। पावर मतलब शक्ति यहीं पर निहित है, यहीं से पावर ट्रांसफर किया जाता है, यहीं से पावर सप्लाई किया जाता है। ये व्यवस्था संरचना जो है 4 है। साथियों, दूसरा सवाल है कि व्यवस्था परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? व्यवस्था परिवर्तन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सत्ता के रूप और स्वरूप है, उस रूप और स्वरूप में बदलाव ही नहीं आ रहा है। उसके रूप और स्वरूप में बदलाव लाना होगा, तब जाकर व्यवस्था परिवर्तन संभव हो सकता है। सत्ता की संरचना का रूप क्या है, स्वरूप क्या है? तो सत्ता की संरचना का रूप मैं आपको बताता हूं। ये भारत के संविधान है भारत का संविधान, ये भारत के संविधान है। इस संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 16 में लिखा गया है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन बेस्ड इन पॉपुलेशन। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मतलब पर्याप्त प्रतिनिधित्व, जिसके आधार पर जनसंख्या के अनुपात में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार पहला समता के अधिकार में अनुच्छेद 16 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, पर्याप्त प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में किसको किसको, एसी को, एसटी को, ओबीसी को, एमबीसी को, तमाम लोगों को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए, जनसंख्या के अनुपात में। तो सत्ता के जो संरचना है, विधायिका में अगर ओबीसी को 52% है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर 545 सीटें हैं, लेकिन चुनाव होता है 543 के लिए, तो 543 का अगर 52% निकालेंगे तो 260 से 65 सीटें ओबीसी के लिए होना चाहिए। क्या है? क्या ओबीसी के लोग जा रहे हैं? क्या नहीं है? तो क्या ओबीसी के लोगों को सत्ता की संरचना जो पहला विधायिका है वहां जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिला क्या? पर्याप्त हिस्सेदारी मिला क्या? नहीं मिल रहा है। संविधान में लिखा हुआ है ओबीसी को नहीं मिला, एसी को मिला, लेकिन दलाल और भड़वे बने हुए हैं, बोलते ही नहीं है। विधायिका में नहीं मिला, कार्यपालिका में ओबीसी के लोगों को नहीं मिला। 4600 IAS IPS हजार में से सारे पदों पर लगभग 4000 पदों पर मनुवादी और ऊंची जाति के लोग बैठे हैं और मात्र 600 में SC ST के लोग हैं और एक आध का प्रमोशन करके ओबीसी के लोग चले जाते हैं। 314 बच्चे IAS पास किए ओबीसी के 16-17 में, लेकिन उनको अभी तक IAS भारत सरकार नहीं बनाया, क्रिमिनल में ढकेल दिया। कोई नेता नहीं बोल रहा है ओबीसी का, सब चुप है, चुप्पी साधा हुआ है। तो आपका विधायिका में नहीं मिला, कार्यपालिका में नहीं मिला, न्यायपालिका में नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक 34 जज सुप्रीम कोर्ट में है, एक भी ओबीसी का नहीं है। पूरे भारत में हाई कोर्ट में 600 जज हैं, 582 जज ब्राह्मण एवं ऊंची जाति के लोग हैं, मात्र 18 जज SC ST और एक आध ओबीसी के लोग हैं। हाई कोर्ट में आपका नहीं है, लोअर कोर्ट में एक आध आपको मिल जाता है, तो न्यायपालिका के ऊपर कब्जा है। चौथा है साथियों मीडिया, एक भी बड़ी सैटेलाइट मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, एक भी मीडिया यादव कोयरी कुर्मी कुशवाहा का नहीं है, सारा ब्राह्मण बनिया का है। तो फिर जमात उसाद भुइया मुसलमान का कोई क्षमता ही नहीं है। साथियों, सारा जो संरचना है उन सारे संरचना के ऊपर जब इनकी कब्जा हो गया, बाबा साहब ने रूप बनाया था, वो क्या रूप था? जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगा ओबीसी को, एमबीसी को, SC ST को और धर्म परिवर्तित मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, लिंगायतों को, लेकिन नहीं मिला।
तो सत्ता का रूप क्या हुआ? खराब हो गया ना, रूप बदल गया। रूप और स्वरूप में वो बदल दिया मनुवादियों ने। अब वो रूप और स्वरूप में जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक व्यवस्था परिवर्तन संभव है? संभव नहीं है। साथियों, उसके रूप स्वरूप में बदलाव लाना हो। अब तीसरा सवाल है, व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा? साथियों, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए वैचारिक क्रांति करना होगा। हम लोगों को गांव गांव तक जाकर अपने विचारों को बताना होगा। फुले साहू अम्बेडकरी जगदेव प्रसाद के विचारों को बताना होगा। 100 में शोषित 90 है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। साथियों, ये नारा जो है, ये नारा कोई दंत कथा नहीं है। यह सिद्धांत के आधार पर नारे बनाए गए हैं। ये सिद्धांतवादी नारे हैं। ये कोई बनावटी और कहावती नहीं है। ये सिद्धांतों के आधार पर बाबू जगदेव प्रसाद जी ने ऐसी बात कहा। आज बात हम लोग को अभी भी नजर आ रही है। लेकिन आज 10 ही लोग भारी पड़े हुए हैं। 90 पर 10 ही लोग भारी पड़ा हुआ है। वही ललकारता है, उसी के हिस्सेदारी मिलता है, हमारा आपका नहीं मिलता। तो ये व्यवस्था परिवर्तन कराने के लिए क्या करना होगा? वैचारिक क्रांति करना होगा। मतलब गांव गांव में जाकर फुले साहू अम्बेडकरी, अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद के विचारों को, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को, अब्दुल करीम अंसारी के विचारों को, बिरसा मुंडा के विचारों को, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को, फातिमा शेख के विचारों को, सावित्रीबाई फुले के विचारों को जाकर हमें बताना होगा। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बताना होगा और अन्य लोग भी यहाँ बैठे हैं उनको भी बताना होगा। सामाजिक वैचारिक परिवर्तन होगा। जैसे ही वैचारिक परिवर्तन होगा, दूसरे क्रांतियों परिवर्तन होगा, सामाजिक होगा। साथियों, हम सभी लोग एससी एसटी ओबीसी के लोग आपस में भाईचारा निर्माण होगा। क्या होगा? सामाजिक क्रांति होगा। एससी एसटी से मिलेगा, एससी एसटी ओबीसी से मिलेगा, सब मिलकर अल्पसंख्यक से मिलेंगे तो भाईचारा निर्माण होगा। उसी को कहा जाता है सामाजिक परिवर्तन। अगर अहीर और चमार एक साथ में बैठकर खाता है, मीटिंग करता है, सिटिंग करता है, मीटिंग करता है, मतलब साथ में बैठता है, साथ में खाता है, साथ में मीटिंग करता है, ईटिंग सिटिंग और मीटिंग करता है, समझिए कि यह भाईचारा का एक प्रतीक है। यहाँ कोई एक जाति बिरादरी के लोग नहीं है, सभी जाति, सभी बिरादरी, कई धर्म के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इस्लाम के मानने वाले हैं, बौद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म के, क्रिश्चियन के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म जाति के लोग यहाँ पर बैठे हैं। कोई एक जाति की, ये बहुजन मुक्ति पार्टी कोई एक जाति की पार्टी नहीं है, यह बहुजनों की पार्टी है। इसलिए साथियों, सामाजिक क्रांति करना होगा। सामाजिक क्रांति का एक आपको उदाहरण बता रहा हूँ। बिहार में लालू प्रसाद यादव जी ने एक नारा दिया, बुरा बात साफ करो। केवल नारा दिया, सारा एससी एसटी ओबीसी के लोग इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर के लालू प्रसाद यादव जी को नेता मान लिया और नेता मानकर लालू प्रसाद यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री बना दिया। ये नारा लगने से सामाजिक क्रांति हो गई कि हमारा नेता लालू ही हो सकते हैं। बुरा बाल साफ करो, बुरा बाल मतलब ब्राह्मण भूमियार राज, ये सबको साफ करो, ऐसा उसमें ये मतलब निकाला जाता है। जो उनसे दुखित और पीड़ित प्रताड़ित थे उन लोगों ने लालू जी को नेता माना। सामाजिक परिवर्तन का एक स्लोगन से हो गया था, लेकिन जिस मकसद के लिए हम लोगों ने किया था, लोगों ने किया था, वो मकसद साथियों पूरा नहीं हुआ। तो सामाजिक परिवर्तन हम लोगों को लाना होगा। तीसरे प्रकार का परिवर्तन और क्रांति होगी। अगर सामाजिक परिवर्तन होता है तो तीसरे प्रकार का परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन होता है। राजनीतिक परिवर्तन कैसे होगा? सामाजिक परिवर्तन से राजनीतिक परिवर्तन होता है। राजनीतिक परिवर्तन से दो प्रकार की फायदा आपको मिलेगा। एक तो आप सत्ता के हिस्सेदार बनेंगे और दूसरा सत्ता के ऊपर नियंत्रण करने की अवसर और आपको मौका मिलेगा। ये कब मिलेगा? जब राजनीतिक परिवर्तन होगा तब होगा। राजनीतिक परिवर्तन से पहले दो प्रकार की परिवर्तन है, वैचारिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, तीसरा है राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक परिवर्तन के बाद
आपको सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी। आप सत्ता में हिस्सेदार बनकर सरकार गिरा सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री जी सरकार बनाने में इनकी भूमिका है केंद्र में, लेकिन इनको गिराने की इनके अंदर क्षमता नहीं है। चाहते तो गिरा सकते हैं। SC/ST का मुद्दा आया, क्रीमी करना, वर्गीकरण करना, जिनको वहां वकालत करना चाहिए था। 65% आरक्षण की बात आई, जिनको वकालत करना चाहिए था, खुद वकालत नहीं करते हैं, ब्राह्मण वकील को लगाते हैं। ब्राह्मण वकील आपको अधिकार देगा? देगा? नहीं दे सकता है। इसलिए साथियों, नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए हैं। चाहते तो सरकार गिरा सकते हैं, सत्ता के हिस्सेदार हैं, नहीं कर रहे हैं। विपक्ष में भी कुछ लोग सत्ता विपक्ष का भी हिस्सेदार है, हमारे बहुजन समाज के लोग, वो भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो ना सत्ता पक्ष में उठा रहे हैं, नहीं विपक्ष में उठा रहे हैं। तो सभी के सभी लोग मुंह में टेप लगाकर संसद के अंदर बैठे हुए हैं। इसलिए साथियों, सत्ता के हिस्सेदार बनना होगा तो बहुजन मुक्ति पार्टी को सत्ता के हिस्सेदार बनने के लिए ये लगातार हम सभी लोगों को पहल करना होगा। तभी आप हिस्सेदार बनेंगे। जब आप हिस्सेदार बन जाएंगे, आने वाले समय में आप सत्ता के ऊपर नियंत्रण करने लायक बनते हैं। जैसे 1977 तक भारतीय जनता पार्टी को कुत्ते भी नहीं पूछते थे, इंसान तो छोड़ दीजिए, कुत्ते भी नहीं पूछते थे। लेकिन साथियों क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ थी, जनसंघ से कोई न मिलने जाता था, न गठबंधन करने की बात करता था, न कोई उम्मीदवार बनता था। वो जनसंघ बनाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो जाति के ब्राह्मण थे। वो जनता पार्टी में विलय कर दिया और जनता पार्टी में विलय करने के बाद सत्ता में आ गए, सत्ता का हिस्सेदार बन गया। और कुछ ही ज्यादा समय तक सरकार जनता पार्टी के नहीं चलने दिए, जनता पार्टी की सरकार गिरा दिए। और गिराने के बाद जनता पार्टी में केवल एक शब्द जोड़ दिया, भारतीय। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी ने बना दिया। कैसे बना दिया? पहले सत्ता में हिस्सेदार बने, हिस्सेदार बनने के बाद सरकार गिरा दिया। सरकार गिराने के बाद उस पार्टी को ही खा गया। खाने के बाद नया पार्टी निर्माण कर दिया। और निर्माण करने के बाद 1980 से लेकर 2014 तक, मतलब 24 साल तक इतना लंबा संघर्ष किया, तब जाकर पूर्ण बहुमत का सरकार बना। कितना साल संघर्ष किया? 24 साल तक। और अगर RSS की बात करते हैं, 24 साल तो बीजेपी संघर्ष किया। और 51 से लेकर 77 तक जोड़ेंगे तो जनसंघ कितना संघर्ष किया। और 51 से पहले अगर RSS की बात करेंगे तो ये सब मिलाकर 90 जो 95 साल होता है,